हेलो दोस्तों, सौरभ दिस साइड। एक्चुअली बहुत टाइम के बाद मैं यूट्यूब पे लाइव हो रहा हूँ और अपना वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ। अब हम लोगों ने आईटी में बहुत सारा टाइम गुजारा है, तो इसलिए मैं अपना एक्सप्लेनेशन आईटी में देना चाहता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करना चाहता हूँ कि अब मैं बैंकिंग फाइनेंशियल्स जो है, कैसे आपके बैंकिंग फाइनेंशियल्स सिक्योर होते हैं बैंकिंग साइड से। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली बात, जब भी आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो बैंकिंग जब भी आप कोई चीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो ट्रांजेक्शन मीन्स रमीटर होता है, एक बेनिफिशियरी होता है। ठीक है, रमीटर क्या होता है कि जब जो रमीटर आपको पैसे भेज रहा है, दिस इज़ द रमीटर, उसको आप रमीटर बोल सकते हैं। और जो पैसा रिसीव कर रहा है, दिस इज़ द बेनिफिशियरी। ओके, सो हम जब बैंक आपका ये ट्रांजेक्शन करता है, तो कैसे कैसे वो प्रोसेस होता है और क्या ऑथेंटिकेशन मैकेनिज़म्स उसके अंदर होती है कि आपकी मनी उसमें सिक्योर रहे। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या होता है कि आपका स्ट्रॉन्ग कस्टमर अथेंटिकेशन यूज़ होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर अथेंटिकेशन किसे कहते हैं? जैसे स्ट्रॉन्ग कस्टमर अथेंटिकेशन कैसे होता है कि मान लीजिए आपका पैसा एक मीटर से दूसरे मीटर में जा रहा है, तो जब भी आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप सपोज़ देखिएगा कि वो आपसे ओटीपी मांगेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने का तरीका होता है कि जो होता है ओटीपी वो कुछ टाइम के लिए वैलिड होता है, तो वो एक आपका सिक्योर टाइम पासवर्ड होता है और वो एक टाइम के लिए एक ही ओटीपी जनरेट करता है, एक ही ट्रांजेक्शन के लिए। इसलिए आपको वो ट्रांजेक्शन जनरेट करना होता है। ठीक है, ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको वहाँ भेजना होता है। वो जब आप ओटीपी डालेंगे तभी आपका ट्रांजेक्शन वैलिड होगा। ठीक है, उसके बाद वो क्या, उसको हम बोलते हैं जैसे टेक्निकल टर्म में तो हम उसे 2FA बोलते हैं, टू फैक्टर मल्टीपल अथेंटिकेशंस बोलते हैं। ठीक है, मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशंस बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आप उसमें आपके 3 मैकेनिज्म होते हैं, उसमें फॉर्म वैलिडेशन होता है, उसमें पिन वैलिडेशन होता है, उसमें पासवर्ड वैलिडेशन होता है। ठीक है, तो जो आपका फॉर्म वैलिडेशन होता है उसमें यूज़र नेम पासवर्ड आप डालते हैं, पिन डालते हैं, फिर आप ट्रांजेक्शन के लिए एक ओटीपी यूज़ करते हैं। तो आपकी जब भी बैंक टू बैंक कम्युनिकेशन होता है, तो एक लेवल तक आपकी ट्रांजेक्शन्स बहुत सिक्योर होती हैं, बट फिर भी कुछ लूप होल्स ऐसे होते हैं जो आईटी की तरफ से छूट जाते हैं और बैंक ट्रांजेक्शन्स पकड़ में आ जाती हैं, बट 99% बैंक ट्रांजेक्शन्स पकड़ में नहीं आती हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप ट्रांजेक्शन करते हैं, तो देखिए आपका डिवाइस बाइंड हो जाता है आपके मैक एड्रेस के साथ, आपके आईपी एड्रेसेस के साथ। ठीक है, तो आप जब भी बैंक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो आप ये ध्यान रखिए कि जब भी आपकी बैंक ट्रांजेक्शन्स हों, तो बैंक ट्रांजेक्शन्स आपकी एक पर्टिकुलर डिवाइस से ही जानी चाहिए। ठीक है, और जब आप किसी बैंक ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं, तो आपका बैंक अकाउंट आपका एक बैंक अकाउंट एक ही ट्रांजेक्शन के लिए अप्रूव हो तो बहुत अच्छा है। जो आपका मेन बैंक अकाउंट है वो अलग ही रहे, वो किसी भी डिवाइस से कनेक्टेड ना हो। आपको जितना पैसा चाहिए आप एक बैंक अकाउंट से उठाइए, दूसरे बैंक अकाउंट में डालिए, वहाँ से उसका कम्युनिकेशन कीजिए। जैसे सपोज़ कि आपका वीक एन्क्रिप्शन है या वीक पासवर्ड्स आपने डाले हुए हैं, तो वीक पासवर्ड की वजह से आपका जो है आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, क्योंकि जो पासवर्ड्स आप डालते हैं मेनली आपका क्या होता है कि आपके डेट ऑफ बर्थ होता है, आपका नेम होता है, आप सिंपल सा @ यूज़ करके है। सो डिक्शनरी जो आईटी टर्म में बोलते हैं कि आपकी पासवर्ड एक डिक्शनरी में पाया जाता है, तो वो डिक्शनरी आपके लिए उस डिक्शनरी में आपका पासवर्ड इजीली गैस हो जाता है। इसलिए आप कोई भी ऐसा वीक एन्क्रिप्शन पासवर्ड यूज़ मत करिए, आपके डेट ऑफ बर्थ मत यूज़ करिए, आपका ईयर ऑफ सन यूज़ मत कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, नहीं तो आप जल्दी ही आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है। लेकिन फिर भी उसमें एक तरह का 2FA लगा होता है, तब भी आपका बैंक अकाउंट हैक नहीं हो सकता अगर आपने 2FA यूज, क्योंकि एवरी ट्रांजेक्शन्स के लिए आपका ओटीपी आपके सिस्टम पे आता है। बट अगर आपका फ़ोन भी हैक्ड है, तो SMS क्लोनिंग नाम की एक चीज़ होती है। SMS क्लोनिंग से आपका SMS जो है वो उस बंदे के पास चला जाएगा जिस बंदे ने उस आप फ़ोन को आपको हैक किया हुआ है, तो वो उस SMS को भी ले लेगा और वो वहाँ पे डाल देगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ओटीपी उसके पास चला गया, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने आपके सिस्टम में एक ऐसा बग या ऐसा कोई फीचर इंस्टॉल कर दिया है, या एक EXE इंस्टॉल कर दिए, या APK इंस्टॉल कर दिया है, जिससे कि वो आपके पूरे सिस्टम का एक्सेस लाए। जब भी आपका पासवर्ड आएगा वो आपके में भी आएगा, उसके में भी आएगा, तो वो वहाँ से डाल देगा।
तो कभी भी अपने पास फ़ोन्स में कोई भी अननोन एपीके मत डालिए, ठीक है। अननोन ईएक्सीज मत डालिए, अननोन जो भी डालना है आपको गूगल प्ले से डालिए, या आप आईफोन यूज कर रहे हैं तो आईफोन सिक्योरिटी प्ले स्टोर से डालिए या ऐप स्टोर से डालिए, ठीक है। कोई भी चीज़ ऐसी यूज़ मत कीजिए जिससे कि आपका अकाउंट हैक हो सके और आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो राउट हो जाए और दूसरे के अकाउंट में चले जाए, ठीक है। आजकल जैसे आप जैसे यूपीआई फ्रॉड्स बहुत सारे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप उन पे भी ध्यान रखिए। जब भी आप यूपीआई की ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर सोर्स से करिए, किसी एक जो है आपका नॉन सोर्स है उससे ही ट्रांजेक्शन करिए, ठीक है। अननोन सोर्सेज से ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपका बैंक अकाउंट हैक हो सकता है, उल्टी रिवर्स इंजीनियरिंग होकर आपके बैंक अकाउंट पे अटैक हो सकता है और आपका बैंक अकाउंट कंप्रोमाइज़ हो जाएगा दूसरे बंदे के साथ, ठीक है। तो जब भी आप बैंक अकाउंट्स उठा रहे हैं तो बैंक अकाउंट में वीक एन्क्रिप्शन मत यूज कीजिए, ठीक है। वीक पासवर्ड्स मत यूज कीजिए, ठीक है। एन्क्रिप्शन तो आपका कोई वो नहीं है, लेकिन मैं आईटी जो पर्सन है उनके लिए बोल रहा हूँ कि कभी भी वीक एन्क्रिप्शन मत यूज करिए। आजकल तो चाइना ने क्वांटम कंप्यूटर्स के थ्रू ये वीक एन्क्रिप्शन को भी ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। जो चाइना के एपीटीज जो होते हैं वो वीक एन्क्रिप्शन को भी ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो जब भी आप यूज़ कर रहे हैं तो एक मिनिमम ऐसा पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है, आप उसको फुलफ़िल करिए, ठीक है। वो पासवर्ड होती है जैसे एक कैपिटल लेटर होना चाहिए और एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल होना चाहिए, उसमें एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, 8-12 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का पासवर्ड आप ट्राई करें कि इस तरह का यूज़ करें और आप उसको कहीं भी ऐसी गूगल ड्राइव पे या गूगल ड्राइव मतलब कि किसी भी ऐसी ड्राइव पे नहीं डालें जो ग्लोबली एक्सेस हो, नहीं तो वो पासवर्ड वहाँ से उठ के आपके ग्लोबली चला जाएगा, ठीक है। तो बैंक जो चीज़ यूज़ करता है अपनी ट्रांजेक्शन को सिक्योर करने के लिए, बैंकिंग सेक्टर बहुत सिक्योर होता है। अब बैंकिंग सेक्टर्स को ऐसा इजीली आप नहीं बोल सकते क्योंकि उनके पास बहुत सारे उस ट्रांजेक्शन को बचाने के तरीके होते हैं। लेकिन बैंक भी एक सिस्टम है, सिस्टम में बहुत सारे लूप होल्स हो सकते हैं, तो बैंक भी हैक हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि बैंक हैक नहीं, बहुत सारे पहले अटैक्स हुए हैं बैंकों के ऊपर, लेकिन बैंक ने बहुत जल्दी क्विक रिस्पॉन्स लेके उनके ऊपर उन पर एक्शन लिया है। तो बैंक एक बहुत ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्ड रहता है क्योंकि बैंकिंग का लाइसेंस भी सबको नहीं मिल जाता। बैंक पूरे कंप्लाइंसेस को फॉलो करवाता है, उसके बाद ही आरबीआई आपको बैंकिंग लाइसेंस देता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपने बैंक में पैसा डाला तो आपका बैंक का पैसा कहीं चला जाएगा, बशर्ते कि आपने ही उस पर कोई प्रॉब्लम ना की हो, ठीक है। जैसे कि अभी बहुत सारे केस डिजिटल अरेस्ट के चल रहे हैं और ये आपके यूपीआई फ्रॉड्स चल रहे हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें भी चल रही हैं, तो आप इस मार्केट में जाइएगा तो मार्केट में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। सेकंड वन, जैसे कि हमारे यहाँ होता है ना कि जब भी आप बैंक कैसे आपकी ट्रांजेक्शन को है, क्योंकि मैं एक बैंकिंग साइड से बोल रहा हूँ तो मैं बताऊँगा कि आपके बैंक कैसे आपकी ट्रांजेक्शन को सिक्योर करता है। बैंक क्या करता है, आपकी एनक्रिप्शंस को, जो आपकी ट्रांजेक्शन है उसको एनक्रिप्ट फॉर्म में भेजता है। तो वो एनक्रिप्ट फॉर्म क्या होती है कि जैसे कि आपका ट्रांजेक्शन आपके बैंक अकाउंट से चला और बैंक अकाउंट ने क्या किया, बैंक अकाउंट ने उसको एनक्रिप्ट किया। एनक्रिप्ट मतलब कि एक बोलते हैं कि एक उसको चेंज कर दिया किसी चीज़ से। तो एनक्रिप्शन मतलब कि उसको एक रॉ फॉर्म बना दिया, ब्लैंक फॉर्म बना दिया कि उसको कोई ना पढ़ पाए, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ बैंक पढ़ सकता है और बैंक के अलावा आप पढ़ सकते हैं, बीच में उसको कोई नहीं पढ़ सकता। अगर बीच में उसने किसी ने पढ़ लिया तो आपको उसमें पासवर्ड भी हैं, आपके बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, कितना आपने भेजा है पैसा, किस कस्टमर को भेजा है, क्या भेजा है, कब भेजा है, वो सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन है। लेकिन बैंक इसको फुलफिल करता है कि वो अपने आप एक ब्रॉड मैकेनिज्म यूज़ करता है एनक्रिप्शन का। कि ब्रॉड मैकेनिज्म मतलब कि टाइट एनक्रिप्शन यूज़ करता है। जैसे इसमें बहुत सारी एनक्रिप्शंस होती है, जैसे 256 होती है, अब तो 512 आ गई है, ठीक है। और कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो बैंक अपने एंड पे स्टोर नहीं करता है अगर आरबीआई से उसको अप्रूव नहीं है। अगर आरबीआई से अप्रूव्ड है भी तो वो इन्फॉर्मेशन वो एनक्रिप्ट करके अपने डेटाबेस में रखेगा, लेकिन एक हायर एनक्रिप्शन उसके ऊपर लगा होगा। ऐसे 512 लगा होगा, ये 256 लगा होगा, इस तरह की एनक्रिप्शन उस पर इम्प्लीमेंट कर। तो आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन ऑलवेज एंड टू एंड सिक्योर होता है। तो आप इस चीज़ से मत डरिए कि आपकी बैंक जो है बैंकिंग ट्रांजेक्शन कहीं चली जाएगी या बैंकिंग ट्रांजेक्शन फ्रॉड होगा, बशर्ते जब आप कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं तभी आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होती है,
अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है तो आपकी ट्रांजेक्शन कॉम्प्रोमाइज़ होगी ही नहीं। बैंकिंग सिस्टम में कभी कॉम्प्रोमाइजेशन होता नहीं है, बशर्ते कोई इंटरनल एम्प्लॉय वहाँ पे छेड़छाड़ ना करे, ठीक है। उसके अलावा कभी आपका बैंक आपका पैसा बैंक में आपका पैसा कॉम्प्रोमाइज़ हो ही नहीं सकता, ठीक है। थर्ड वो होता है कि उन्होंने बहुत सारे एआई डिटेक्शन मैकेनिज़म्स लगा रखे हैं। एआई डिटेक्ट मैकेनिज़्म कैसे होते हैं, जैसे उन्होंने जैसे मान लीजिए कोई भी आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है। एआई कैसे डिटेक्ट करता है, मैं आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में एआई कैसे डिटेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब आपका बैंक अकाउंट है, ठीक है। बैंक अकाउंट पे बहुत सारे लोग आपके अकाउंट्स पे ट्रांजेक्शन डाल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी ट्रांजेक्शन डाल रहे हैं, डाल रहे हैं। अब क्या होगा, जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन डलेगा, ठीक है, तो वो वहाँ पे डिटेक्ट कर लेते हैं कि जैसे ही ट्रांजेक्शन का फ्लूड आता है, मान लीजिए फ्लड मतलब कि कोई भी आपने बाढ़ वगैरह सुनी होगी, तो ऐसे क्या है कि ट्रांजेक्शन क्या होता है कि बहुत सारे सिस्टम अपने डल जाते हैं और वो मल्टीपल टाइम में ट्रांजेक्शन ट्राई करते रहते हैं आपके अकाउंट्स पे कि कब वो ट्रांजेक्शन एक्टिव हो जाए, ठीक है। ट्रांजेक्शन जब एक्टिव हो जाए तो अगर आपका कोई पासवर्ड ऐसा था जो पासवर्ड डिक्शनरी में मिल गया, एक पासवर्ड डिक्शनरी टर्म होती है साइबर सिक्योरिटी में, जो पासवर्ड डिक्शनरी में उसमें पासवर्ड जो होते हैं अनुमान वही पासवर्ड्स होते हैं जो आप रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे पासवर्ड भी मत भूलें, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग रखिए। तो इनके पास मैकेनिज़म्स होते हैं कि वो अनयूजुअल चीज़ें जो आ रही हैं, कोई फ्लड आ रहा है और कोई बार जैसे मल्टीपल लॉगिन अटैम्प्ट्स हो रहे हैं जो मैंने आपको पहले ही बोला, और कोई जैसे अनइवन ट्रैवल्सल हो रहा है, ठीक है। अनइवन ट्रैवल्सल मतलब कि आप जो है ट्रांजेक्शन करते हैं 9 to 6 के बीच में, लेकिन आपकी ट्रांजेक्शन की जो हायर रेशो हो रही है वो रात को 12 बजे हो जब तो आप सोए हुए हैं। तो वो भी चीज़ बैंक ध्यान रखता है, बैंक अपने एंड पे देखता रहता है कि इस अकाउंट में कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही है। अगर कोई अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होती है तो बैंक आपको रिपोर्ट करता है। अब आप देखिए कि कोई भी आप बड़ी ट्रांजेक्शन करेंगे मान लीजिए, तो बैंक आपको कॉल करेगा कि आपने ट्रांजेक्शन की है कि नहीं, मैं अप्रूव करूँ कि नहीं करूँ। ये सब बैंकिंग में कॉल अथॉरिटीज़ होती हैं, वो आपको कॉल लेती हैं और आपसे पूछती हैं कि आपने ये ट्रांजेक्शन की है कि नहीं की है। जब आप अप्रूव करते हैं कि भाई हाँ मैंने ये ट्रांजेक्शन की है, तभी वो बैंकिंग में उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं कि भाई हाँ ये एक जेन्युइन सोर्स से ट्रांजेक्शन आई है और जेन्युइन सोर्स पे ही जाएगी, ठीक है। और क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन हो रही है सेकंड्स में, तो वो क्या करते हैं, वो उस ट्रांजेक्शन को ब्लॉक भी कर देते हैं, उस ट्रांजेक्शन को क्वारंटीन कर देते हैं, वो होने नहीं देते। वो आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेजेस करेंगे, आपसे अप्रूवल लेंगे, ठीक है। और जो उनकी फ्रॉड टीम होती है बैंक्स में, वो फ्रॉड टीम उसको अप्रूवल्स भी देगी कि भाई ये ट्रांजेक्शन जो है वो फ्रॉड तो नहीं है, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैंकिंग सिस्टम में आप ऐसा नहीं है कि आप आए और आपकी ट्रांजेक्शन अप्रूव, नहीं, कभी नहीं होता। जब तक कि आप और उनके बैंक सेक्टर पे कोई एम्प्लॉइज़ अगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो बैंकिंग सेक्टर में ट्रांजेक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ करना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो आप सबसे बड़े अपना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, ठीक है। कोई भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप बैंकिंग सेक्टर्स में, आप बैंकिंग कोर बैंकिंग जो होती है वहाँ पे आप जाइए, आपके नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, वहाँ आप कंप्लेन कीजिए कि भैया हमारा ये ऐसे एक ट्रांजेक्शन था, वो हमारे पास से गलती से हो गया, आप इसको रिवर्ट कर दीजिए, ठीक है। आप उस सब चीज़ों के लिए बैंक में एक ई मित्र टाइप का एक चीज़ होता है, वहाँ पे आप एक हेल्प डेस्क होती है, वहाँ पे आप जाइए और अपनी कंप्लेंट्स दर्ज कराइए, वहाँ पे आपका सब कुछ होगा। आप डरिए मत, कोई भी बैंकिंग आपके साथ फ्रॉड हो गया तो आपके साथ रिकवर नहीं होगा, हो जाएगा रिकवर, ईजिली हो जाएगा, बट बशर्ते कि आप उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो उनके पास जैसे देखिए, जब भी वो कोई भी वो जब वो सिक्योर पेमेंट्स करते हैं तो उनके पास बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। यूपीआई है, एनईएफटीज़ है, आरटीजीएस है, स्विफ्ट है और कार्ड पेमेंट्स है, ठीक है। ये 4-5 मैकेनिज्म तो है जो बैंक मेनली यूज़ करता है। तो ठीक है, जब भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो बैंक क्या क्या करता है उसके ऊपर, बैंक उसके ऊपर टोकनाइजेशन इम्प्लॉयमेंट करता है, ठीक है। ट्रांजेक्शन को साइन करता है, ट्रांजेक्शन साइन मतलब कि आपने ट्रांजेक्शन यहाँ से की तो यहाँ से जो साइन होके गया है वो वहाँ पे भी ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट की एक साइनिंग अथॉरिटीज़ होती है, ठीक है। तो वो साइन करके देती है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन मैंने की है और ट्रांजेक्शन आप वैलिड कर दीजिए, ठीक है। दूसरा, डायनामिक क्यूआर कोड्स होते हैं, उनमें चिप्स लगी होती है कार्ड्स में, तो आप देखिए कहाँ बैंकिंग फ्रॉड हो सकता है, कहीं नहीं हो सकता ना। तो इस तरह से आप प्रिवेंट कर सकते हैं अपने आप को, ठीक है। आप अपने जो है बैंक अकाउंट्स को किसी को मत दीजिए, ठीक है। आप किसी को अपना एक्सेस मत दीजिए, अपने पास रखिए,
बैंकिंग जो आपका अमाउंट है उसको हाफ करके रखिए। जो आपका रेगुलर अमाउंट है, रेगुलर ट्रांजेक्शन वाला है जिसमें आप यूपीआई कर रहे हैं या फिर कार्ड कर रहे हैं या कहीं डेली एक्सपेंसेस कर रहे हैं या कोई भी है, तो वो आप बैंक अकाउंट अलग रखिए। और जो भी आपका बैंक अकाउंट है वो एक बैंक अकाउंट आप अलग रखिए। उसको आप किसी भी डिवाइस में मत इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। उसको कहीं भी आप नेट बैंकिंग मत ओपन कराइए, कुछ मत कराइए। बस एक चेक टू चेक ट्रांसफ़र रखिए। बस उसमें आप उठाइए, चेक काटिए, उसमें जितना अमाउंट आपको डेली यूजेस के लिए चाहिए वो डाल दीजिए। उससे आप सेफ़ रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, रियल टाइम ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग भी होती है बैंक के अंदर, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपके अनियमन कोई ट्रांजेक्शन हो रही हो, कोई 2 बजे ट्रांजेक्शन हो रही हो, जो आप सोए हुए हैं, अब आपके साथ ट्रांजेक्शन हो रही है, कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में हो रही है, ठीक है। लॉगिन, देखिए आप जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपके डिवाइस में एक लॉगिन टाइम आता है, ठीक है। वो भी हो सकता है कि आपने डिवाइस में लॉगिन टाइम बहुत सारा किया हो, ठीक है, तो वो लॉगिन टाइम भी आपके अकाउंट में आ सकता है, ठीक है। तो जब भी आप एक्सप्लेन करें, कोई भी लॉगिन टाइम बनाएं, तो लॉगिन टाइम बनाते समय वो लॉगिन टाइम ऐसा होना चाहिए कि वो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हो। जैसे मान लो 90 डेज में आप ट्रांजेक्शन, रात में मत ट्रांजेक्शन कीजिए आप। अगर कोई भी रात में ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में होगी जो आपने की ही नहीं, तो वो बैंक जल्दी से डिटेक्ट कर लेगा और आपको इन्फॉर्म कर देगा कि आपके साथ कुछ हो रहा है, ठीक है। और बहुत सारे बैंक जो है अपने लेवल पे बहुत सारे सिक्योरिटी ऑपरेशन भी रखता है। वहाँ पे लोग मालवेयर्स को, रैंसमवेयर्स को और डेटा लीकेज को, अटैक्स को, जो भी है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है कि आपके अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन होती नहीं हुई है, कोई बैंक में अनइवन ट्रांजेक्शन तो नहीं हो रही है, कोई बैंक्स में कोई घुसने की कोशिश तो नहीं हो रहा है। तो इसलिए वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लगे। तो बैंक जहाँ का डेटा सेंटर होता है वहाँ किसी को कोई नहीं पता होता कहाँ लगा है। और वो डी अटैच मॉडल में होता है, यानी कि आपकी ट्रांजेक्शन इधर भी है, लेकिन इधर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ तो ये बंद हो जाएगा, इधर हुआ तो ये चलता रहेगा, इधर नहीं हुआ तो चलता रहेगा, ठीक है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैसे, क्योंकि उनके पास बहुत सारे नेटवर्क में डिवाइस होते हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स लगे होते हैं जहाँ से आपकी ट्रांजेक्शन होकर गुजरती है। तो 1 नहीं पकड़ में आया तो 2 नहीं पकड़ में आया तो 3 में नहीं पकड़ में आया तो 4 में नहीं पकड़ में आया तो 5। इसलिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। बैंकिंग ट्रांजेक्शन आप बहुत सही तरीके से कर सकते हैं। बैंकिंग ट्रांजेक्शन को आप करना सीखिए, लेकिन आपके पासवर्ड्स, आपके डिवाइसेस, आप देखिए, आप कभी भी जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन क्या होना चाहिए, बैंकिंग ट्रांजेक्शन आपका प्रॉपर होना चाहिए। प्रॉपर मतलब कि आपके एक ही डिवाइस से कर रहे हैं, ओके, एक ही अकाउंट से कर रहे हैं, मल्टीपल अकाउंट मत यूज कीजिए, ठीक है। और उसी से आप कम्युनिकेट कीजिए, ठीक है। तो इससे आपका ट्रांजेक्शन बच जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको इसके जो टॉप 5 प्रिवेंशंस है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो जो मैंने कैसे आप, ठीक है, तो मैं आपको टॉप 5 इसमें बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपनी बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप अपना OTP और पिन किसी को मत शेयर कीजिए प्लीज़। आप अगर पिन और OTP शेयर करते हैं तो आपका ट्रांजेक्शन कभी भी ये आप अपने आप अकाउंट्स पे कॉम्प्रोमाइज़ करा रहे हैं, ठीक है। आप ये कभी मत करिए। दूसरा, कोई भी बैंक अथॉरिटी आपसे OTP CVV आपसे नहीं मांगती है, प्लीज़ आप मत शेयर करिए, ठीक है। यूज़ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटीज़। मैंने आपको बोला था कि आप कोई भी अपना स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, मतलब कि आपका मल्टी फैक्टर अथेंटिकेशन जो है वो होना चाहिए। 2 फैक्टर अथेंटिकेशन आपके सिस्टम पे होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स होना चाहिए, ठीक है। आप अपने में फेस ID अनेबल्ड कर सकते हैं। फेस ID भी एक अच्छा फीचर है जो आपको फेस ID से आप इजीली डिटेक्ट कर पाएंगे कि भाई आपका सिस्टम आपका कैसे आप स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं, ठीक है। जो आपके फेस होते हैं वो सबके अलग अलग होता है, ठीक है। आप बी अवेयर रहिए फेस एंड ये फिशिंग और फेक कॉल से, ठीक है। फिशिंग, और कोई आपको फ़ोन करके बोल रहा है कि आप ये CVV और ये शेयर कर दीजिए, फेक कॉल शेयर कर दीजिए, फेक कॉल पे आपको बोलता है तो कोई भी आप किसी भी लिंक पे क्लिक मत कीजिए। क्योंकि मैं एक साइबर सिक्योरिटी का बंदा हूँ, इसलिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ बैंकिंग बिजनेस पे, ठीक है, कि आप एजुकेट हो जाएं इस चीज़ के लिए। आप कोई भी लिंक पे क्लिक मत कीजिए, किसी भी मैसेज को वेरीफाई करके अनइवन आप बैंक में जाइए, वहाँ पूछिए कि ये मुझे कॉल आई है, ऐसे ऐसे कुछ KYC के लिए कॉल आया है, तो आप इसको आप KYC से कर सकते हैं या नहीं करना है, तो आप बैंक में जाके इस सब को कंट्रीब्यूट करिए, ठीक है।
और आपने अकाउंट्स को रेगुलरली मॉनिटर करते रहिए कि कोई आपका ट्रांजेक्शन अलर्ट तो नहीं आ रहा है, कोई सेटलमेंट रेगुलरली हो रही है कि नहीं हो रही है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, ये आप सब चेक करते रहिए, ठीक है। और आप जैसे कोई आपको लगे कि मेरे यहाँ बैंक कोई प्रॉब्लम रेगुलर हो तो आप उसको बैंक में रिपोर्ट कर दीजिए, ठीक है। और देखिए कि जो बैंकिंग के सिक्योर बैंकिंग प्रैक्टिसेस हैं आप उन्हीं को यूज कीजिए, ठीक है। विदाउट उनके मत यूज कीजिए आप कोई भी जो बैंक ने आपको सिक्योर बताया है कि जैसे कि आपको कहीं पे भी, जैसे मैं एक साइबर सिक्योरिटी का बंदा हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आप पब्लिक वाईफाई मत यूज कीजिए, पब्लिक वाईफाई यूज़ मत कीजिए। पब्लिक वाईफाई यूज़ करने से आप कहीं भी पोर्ट करेंगे तो आपका कंप्यूटर का सारा एक्सेसिबल उनके पास चला जाएगा, क्योंकि पब्लिक वाईफाई इस पर कोई पासवर्ड नहीं होता है, वीक एनक्रिप्शंस लगी होती हैं, तो आपका जो पासवर्ड है आपका पासवर्ड वहाँ चला जाएगा। तो प्लीज़ आप यूज़ मत कीजिए उसको, आप अपने प्राइवेट पे कुछ छोटा मोटा रिचार्ज करा के उसको प्राइवेटली यूज़ कीजिए, ठीक है। और आपका जो इंटरनेट बैंकिंग का लॉगआउट टाइम है वो भी कम होना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, आप पासवर्ड्स को शेयर डिवाइसेस पे भी यूज़ मत कीजिए, ठीक है। ये भी आपके लिए बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। वो आपका पासवर्ड वहाँ शेयर होकर वहाँ चला जाएगा, ठीक है। कोई भी शेयर्ड ऐप्स पे यूज़ मत कीजिए। हाँ, आप इसको सिर्फ जो रेपुटेटेड या रजिस्टर्ड बैंक ऐप्स हैं और रजिस्टर्ड बैंक्स हैं और रजिस्टर्ड की जो बैंक वेबसाइट्स हैं आप उन पे ही वो पासवर्ड्स को यूज़ कीजिए, किसी और के साथ। बैंकिंग स्टैंडर्ड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लास्ट बुलेट पॉइंट्स, नेवर शेयर योर OTPs, ओके, enable fingerprints, PIN and keep your banking updates, okay. Don't click unknown and suspicious links, okay, and suspicious QR codes, ठीक है। थर्ड वन, enable SMS and alert for every transactions, ठीक है। ये आप कर सकते हैं अपने बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स पे, ठीक है। एंड अगर कोई आपको लगे कि आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन में कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है तो आप उस सस्पिशियस एक्टिविटी को किसी बैंक अथॉरिटी के साथ या नियरेस्ट बैंक में आप उसको इमिडिएटली रिपोर्ट कीजिए, तभी आप उसको बच सकते हैं। अगर आपको कोई बोलता है कि ये चीज़ें आपके साथ होगी या वो होगा, कुछ नहीं होगा, बैंक में जाइए, आपकी रिपोर्ट अलर्ट हो जाएगी, बैंक उस ट्रांजेक्शन को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। तो आई एम आस्किंग अगेन, बुलेट पॉइंट्स highlighted, never share your OTPs, PIN, passwords, okay, CVV as well, ठीक है। So be aware about the phone calls, SMS and any other phone call received by any scammers, ओके। मैं ये इसलिए बना रहा था क्योंकि ये वीडियो मेरे लिए इसलिए बनाना ज़रूरी था क्योंकि मैं एक साइबर सिक्योरिटी का बंदा हूँ। मैं कभी भी आपको बैंकिंग ट्रांजेक्शन, क्योंकि मैंने बहुत सारे बैंक्स के साथ काम किया है, कैसे उनका एन्क्रिप्शन होता है, इसलिए आप उससे अवेयर रहिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैंकिंग में कभी फ्रॉड नहीं हो सकता, बशर्ते कोई बैंकिंग का बंदा और आप कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।